स्टार्ट करते हैं। वो पेपर मुझे जल्दी जल्दी में भूल आया, मैं कल दे दूंगा। तो क्या चल रहा था अभी उनका? जो एग्जीक्यूटिव पावर चल रही थी, जिसमें मैं कुछ चीज़ें समझा चुका था और कुछ अपनी बाकी रह गई थी। तो बाकी क्या 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 रह गई थी एग्जीक्यूटिव पावर में? मेरे ख्याल से मैंने जो आपको बताया वो आर्टिकल 75 बताया, 76 यही चल रहा था। यहाँ मैं थोड़ा सा बजट पे लेके आया था लास्ट में आपको, और बजट में मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ों पर वोटिंग हो सकती है और कौन सी चीज़ों पर वोटिंग नहीं हो सकती है। यानी कि जो जितनी दे रखी है वो उतनी ही आपको मिलेंगी, उसमें आप 1 रुपया कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि हम उन्हें डरा के नहीं काम करवा सकते। वो मतलब एक तरह से फेयरनेस काम करें, उन्हें किसी का डर ना हो, किसी का कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव में ना आए। इसलिए हमने सैलरी पेंशन अलाउंस रखवा रहे थे उनके 4 जोन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर रखवा रहे थे। 4 जोन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है बजट का वो वाला पार्ट है जिसमें पार्लियामेंट सिर्फ थोड़ा डिस्कस तो कर सकती है, लेकिन वोटिंग करके कम नहीं कर सकती। जैसे कि जो डिमांड फॉर ग्रांट थी उसमें क्या हो रहा था, वो कम हो रही थी, और वहां लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट किसी भी डिमांड को घटा तो सकती है, बढ़ा नहीं सकती। मैं आगे चलूं, यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि जो आर्टिकल 76 था, मैंने इसमें जब इसको अटॉर्नी जनरल बताया था आपको, एजीआई, तो मैंने कहा इसकी जो सैलरी है कौन डिसाइड कर रहे हैं? प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं। कौन डिसाइड कर रहे हैं? प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं, ना कि तो इस पे इसको कम बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक। जब इसके फंक्शन की बात आई, किसके काम क्या है इसके, तो मैंने बताया पहला काम क्या है, लॉ ऑफिसर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया है, लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। देखिए यहाँ एक बात और समझिएगा, पहला पॉइंट में आप राइट डाउन करेंगे कि लीगल फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर इन इंडिया। आप जो क्लास में पहली क्लास में आप आई हैं, तो आप 2 मिनट हमारी बात समझ लीजिएगा। प्रेसिडेंट पढ़ा है कभी छोटा मोटा, थोड़ी बहुत देर? प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं कौन है इस टाइम? द्रौपदी मुर्मू है नहीं? तो प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ पावर्स होती है। तो उन पावर्स में होती है एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, जुडिशरी पावर होती है उनके पास, और इमरजेंसी की पावर होती है, और उनके पास डिप्लोमेटिक पावर होती है, उनके पास डिफेंस पावर होती है, उनके पास बजट की पावर होती है। ये पावर है। तो हम जो पहली पावर उनकी टीच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे उसमें एग्जीक्यूटिव पावर। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है रूट लेवल पे काम करना, रूट लेवल पे काम करना। अगर आप भी एपीपीएससी में अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनना है, ना कि आपको कानून बनाएंगे। कानून बनाने वाला इंस्टीट्यूशन से पार्लियामेंट, या स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे कहते हैं विधानसभा, समझे? और कानून को लागू करने वाले कौन लोग होते हैं? वो होते हैं कौन? सीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरीके से वहाँ क्या है कि वहाँ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो इतनी पावर्स हैं कि वो एग्जीक्यूटिव काम भी करेंगे, वो लेजिस्लेटिव भी करेंगे, वो जुडिशरी भी करेंगे, और
जो जितने मैंने बताए हैं वो सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, उतने ही काम राज्यपाल जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो स्टेट में करता है। वो एडवाइस पे किसके करता है? सीएम और उसकी कंपनी के। कंपनी क्या है? सीओएम। सीओएम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसकी रिकमेंडेशन पे सारे राज्यपाल। मैंने कहा ना, जैसे वहाँ काम हो रहा है सेंटर में, वैसे ही काम कहाँ हो रहा है? स्टेट में हो रहा है। तो आप अगर सेलेक्टेड हो जाते हो तो आप कहीं ना कहीं राज्यपाल के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट के। ठीक, तो आप क्या काम करोगे? एग्जीक्यूटिव काम करोगे। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, तो उस कानून को आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन देंगे। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है? रूट लेवल पे काम करने वाले लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये भी पता है कि हमारी पूरी डेमोक्रेसी 3 पिलर पर टिकी हुई है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, फोर्थ पिलर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं फोर्थ पिलर? मीडिया को बोलते हैं। ठीक, तो ये 4 ही पिलर पे पूरी इंडिया टिका हुआ है। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग टिके हुए हैं। वो अलग बात है, किसी ने कोई सिस्टम ले रखा है, हमने कुछ दूसरा सिस्टम ले रखा है, लेकिन लगभग सभी कंट्रीज के पास यही सिस्टम है। अगर यूएसए में देखेंगे तब भी उनके पास वही है, अगर यूके में जाएंगे तब भी उनके पास वही है, और इंडिया में आएंगे तब भी अपने पास यही है। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव पावर में मैंने उन्हें पहले बताया, इनको कल बताया कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक, फिर उससे अगला आर्टिकल 76 ही आता है, और तो कोई आता ही नहीं। और जब 76 आता है तो मैंने इन्हें पूरी बातें बता दी कि इन्हें अपॉइंट कौन करेंगे, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। और मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन आपको दिया कि यहाँ इस टाइम कौन बैठा हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं किसी ने भी। कौन है एजीआई? कौन है इंडिया में इस टाइम? करंट का क्वेश्चन है यार। ठीक, अब जब उसका टर्म नो फिक्स, ठीक, जब उसके फंक्शन की बात आई तो मैंने बताया कि वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया है, पहला काम। दूसरा काम है उसका लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देखिए पीटी का क्वेश्चन बनता है ये, लीगल एडवाइजर। दूसरा काम है उसका, पहला तो आपको हो गया, समझ में आ गया क्या है कि लॉ ऑफिसर है। दूसरा काम है उसका लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट। ठीक, अब इसका कुछ मतलब होता है। प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछता है कि वो किसका लीगल एडवाइजर होता है, किसका लीगल एडवाइजर होता है। तो वो 4 ऑप्शन आपको देता है। ए पीएम साहब, बी प्रेसिडेंट, सी यूनियन गवर्नमेंट, डी होम मिनिस्टर कर दे, होम मिनिस्ट्री। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट का होता है, पूरी यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है, किसी एक आदमी का नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, सुन लो, इसे इंपोर्टेंट में डाल लो, ये पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में। सितंबर में हो रहा है ना एग्जाम, एग्जाम कब हो रहा है? ये सितंबर में हो रहा है, तो आप समझ लीजिए पूछा जाएगा आपसे। और इसका आंसर क्या लगाएंगे? मेरे कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी एक का लीगल एडवाइजर नहीं है, किसका? पूरी यूनियन गवर्नमेंट का है, पूरी यूनियन गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर है। आंसर ये हो गया। चलिए तीसरा काम देखते हैं इसका, तीसरा काम देखते हैं। तीसरा, सुनते रहना, लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, डिबेट कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा की कमेटियों में, जो मैंने बताया 3 कमेटी होती है कई बार, एक पीएसी, एक एस्टीमेट कमेटी। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी फिलहाल ये चीज़ें आ रही हैं तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको।
कहाँ डिस्कस कर सकता है? इन पार्लियामेंट। कहाँ कर सकता है? पार्लियामेंट में डिस्कस कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी डिबेट कर सकता है, बट नॉट वोटिंग राइट। अगर वहां वोटिंग होने लगे तो वो वोटिंग नहीं करेगा। मान लीजिए हम आप यहाँ बैठे हुए, किसी एजेंडे पर बात होने लगी, डिबेट होने लगी, तो जो मेरे व्यूज मैं बताऊंगा, आपके जो होंगे आप मुझे बताएंगे, सर ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। ठीक, अब उसे हमें पास करना है। जब उसे हमें पास करना है तो पास करने के लिए यहाँ जिनका एडमिशन है उनके पास तो राइट होगा, वही तो वोटिंग कर सकते हैं। नहीं, बाहर के लोगों को बुला के वोटिंग थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। तब अगर वोटिंग होने लगे किसी बिल को पास करने में, तो ये वोटिंग राइट इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस हाउस का, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। आप पहले हमारी बात समझ रहे हैं? तीसरे काम में क्या बताएंगे आप उसके? ये पूछता है वो कहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्लियामेंट के बोथ हाउस, दोनों हाउस में, प्लस पार्लियामेंट की सारी कमेटीज में। आप राइट डाउन करते रहेंगे इसे धीरे धीरे। पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, पार्लियामेंट की कमेटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो अगर वहां पास होने लगा कोई बिल तो वहां वोटिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये उस किसी भी हाउस का वहां मेंबर नहीं है। और वोटिंग राइट किसके पास होता है? वहां जो मेंबर होता है, जो एमपी होता है। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट समझ गए आप? उसमें कहीं भी कोई पार्टिसिपेट वो कर सकता है, डिबेट कर सकता है, अपने व्यूज दे सकता है, अपनी एडवाइस दे सकता है, लेकिन अगर वो बिल पास होने लगे तो वो वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्यों नहीं कर सकता वो वोटिंग? क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है, इसलिए। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ वो भाग ले सकता है, तो कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है उसके पास। चलिए नेक्स्ट काम, फोर्थ, अब एक एग्जाम्पल से आप मेरी बात समझिए। एक लाइन में मैं लिखवा दूंगा, वो तो एक वर्डिंग करानी। एक इस बात को समझिए आप, पीएम या कोई मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में आए, पीएम साहब आए, ऐसे मान लो। अब आने के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को एड्रेसिंग की और कुछ ऐसी शब्द बोले किसी कम्युनिटी विशेष के लिए कि जो कम से कम वो अच्छे नहीं लगे वो शब्द। उनके पास केस कर दिया गया, उनके खिलाफ केस कर सकते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ में कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई पद है और ना कोई पर्सन है, ना कोई पोस्ट है। तो मुकदमा तो किसी के खिलाफ भी हो जाएगा ना इंडिया में, अगर उसने गलत बोला है तो। ठीक, अब केस चलेगा कहाँ? ईटानगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि सबसे पहले तो वहीं होगा केस, होगा नहीं होगा? अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक लीगल नोटिस जारी कर दिया कि उस दिन तक आकर अपना अपना कारण बताओ आप। तो क्या पीएम साहब आए यहाँ? तब कौन आएगा? एजीआई आएगा। आप मेरी पूरी बात समझ गए? तब जाकर वो भारत सरकार का पक्ष रखेगा कि नहीं, ये तोड़ मोड़ के बातें पेश की गई हैं, हमारे पीएम साहब ने ये नहीं बोला है। एक लाइन में आप मेरी बात समझिए, अब जो मैं कहने वाला हूँ, एक लाइन में बात मेरी ये समझनी है आपको कि भारत सरकार के खिलाफ कोई कहीं अगर केस आता है तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा?
एजीआई रखेगा। भारत के किसी भी कोर्ट में, इंडियन के एनी कोर्ट, एनी कोर्ट का मतलब, एनी कोर्ट का मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। आप पहले हमारी बात समझ रहे हैं? भारत सरकार का पक्ष वो कहाँ रख सकता है? यहाँ भी रख सकता है अगर कोई यहाँ वर्डिक्ट चल रहा है तो, और यहाँ हाई कोर्ट में भी रखेगा और वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगा। आप पहले हमारी बात समझ गए? भारत सरकार का क्या है? वो लीगल एडवाइजर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया है, इसलिए वो इन कामों को तो करेगा। समझ गए आप मेरी बात? तो भारत सरकार के पक्ष कहाँ कहाँ रखेगा जाके? वो यहाँ भी रखेगा, यहाँ भी रखेगा और यहाँ भी रखेगा। भाई सबसे नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, जिला अदालत होती है। उसके ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट। और उसके ऊपर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सिंगल जुडिशरी है नहीं हमारे यहाँ। सिंगल जुडिशरी का मतलब यही है, हायरार्की जो है हमारी जुडिशरी की क्या है? ये है, ये है, ये यही रहेगा, वो यहाँ से इधर उधर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि यूएसए में क्या है, एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी है, स्टेट का ही है। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका हाई कोर्ट हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रोविजन हमने किया है कि लगभग सभी स्टेटों के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए। उसके बावजूद भी सारे लोगों के पास हाई कोर्ट कहाँ है? कितने हाई कोर्ट है इंडिया में अभी? 25। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप देखा जाए तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन्हें छोड़कर जो बाकी 4 बचते हैं वो कहाँ जाते हैं? सीधे आसाम में जाते, नहीं जाते गुवाहाटी में। तो सबसे निचली अदालत किसी स्टेट में क्या हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एजीआई भारत सरकार का पक्ष यहाँ भी रखेगा, यहाँ भी रखेगा और यहाँ भी रखेगा। फोर्थ वर्क है वो जो आपको लिखना है, फोर्थ फंक्शन उसका, कि भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर भारत सरकार का पक्ष रखेगा और भारत सरकार को बचाने के, यानी कि उनका वकील हो जाएगा। ये एडवोकेट है। ये किसके? भारत सरकार के। लिख लिया चौथा पॉइंट। बुझी कल नहीं आए थे आप? कोई खास बचे? मैंने बताई नहीं आपको, सिर्फ 1 साल कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना, सोशल गैदरिंग में बिल्कुल नहीं जाना। रिजल्ट चाहिए तो देखिए कुछ ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ भाई, आप हमारी पूरी बात समझ गए। ये हो गए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो जिसे अपॉइंट करेगा रेजिग्नेशन भी वहीं जाएगा। आप अगर मान लीजिए प्रोविंशियल सर्विस में आप अपॉइंट हो जाते हैं सीओ, सीओ की फुल फॉर्म क्या है? सर्किल ऑफिसर, है नहीं? आपको रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, तो आप रेजिग्नेशन राज्यपाल की ओर करेंगे, राज्यपाल को देंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट को। राज्यपाल का मतलब समझ रहे हो ना? मैं बोल जाता हूं तो गवर्नर ऑफ स्टेट को, क्योंकि आपको अपॉइंट करने की का जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो उनकी तरफ से आता है, उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक भाई? तो ये आप पहले हमारी बात समझ गए। आर्टिकल 76 में जितने भी, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम? ये मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। उसे लिख लेना कौन है, जैसे ही वो बदले तो आप उसे भी लिख लेना, तो ये आपका करंट भी तैयार हो रहा है बेटा। क्या मैं आगे चलूं? और सुनो, जो मैंने ये राइट डाउन कराया ना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। यूपीएससी का मामला थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको ये स्टेट वाला देना है तो 110% अगर कोई क्वेश्चन एजीआई से पूछा जाएगा तो या तो देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो वो पूछेगा आर्टिकल,
या पूछेगा वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफिसर इंडिया कौन है, तो आप तब भी सही बताएंगे, ठीक। या पूछेगा कि वो कहाँ कहाँ डिबेट कर सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा के में डिबेट कर सकता है वो, ठीक, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। चौथा क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है आपसे कि वो किसका लीगल एडवाइजर है, तो मैंने बताया आपको किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक। तो एजीआई हो गया। मैंने कहा आर्टिकल 76 के बाद कहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, एक अपॉइंटमेंट मिलते हैं आपको आर्टिकल 124 में। ये बात कहता है, सुनिए सुप्रीम कोर्ट की बात, तो मैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं पढ़ा रहा, वो जब जुडिशरी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। जुडिशरी जब पढ़ाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों पढ़ाएंगे वहाँ। जुडिशरी अलग ही पिलर है ना, जुडिशरी तो अलग ही पिलर है ना, तो उसे अलग पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कहीं कोई अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट आपको मिलता है 148। कहाँ मिलता है भाई, 148। और 148 बात कहता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे चलें, इसे कहते हैं कैग। अभी तो हम देखते हैं कि इसको अपॉइंट कौन करेंगे, इसका टर्म कितना होगा, ठीक है, इसे हटाया कैसे जाएगा, ये रेजिग्नेशन किसे देगा, और बाद में देखेंगे इसके काम क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए कैग, तो आप पहला काम क्या है आपका, कैग कौन है इस टाइम बैठा हुआ, ये आपकी जिम्मेदारी है, कल मुझे बताएंगे आप। तो अब आपको मैंने दो काम दे दिए हैं, पहला एजीआई कौन है इस टाइम, और दूसरा कैग कौन है इस टाइम, ठीक। देखिए इसकी जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। बताई थी ये बात मैंने आपको, प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें हटाएंगे नहीं, ये बात यहाँ लिखनी है आपको, प्रेसिडेंट इन्हें हटा नहीं पाएंगे। कैग को क्या, वो सॉरी एजीआई को क्या कर रहे थे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है जब तक आशीर्वाद था प्रेसिडेंट का तब तक एजीआई बैठे हुए थे, और आशीर्वाद हटा तो एजीआई भी हट गए। यहाँ प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रिमूवल नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो रिमूव कौन करेगा, लिखो पार्लियामेंट। कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। रिमूव कौन करेगा, पार्लियामेंट। रिमूवल चलेगा कहाँ, इनमें, पार्लियामेंट में। अब समझिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा। एजीआई को तो सीधा प्रेसिडेंट ने हटा दिया, कहीं नहीं गए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि राष्ट्र जो एजीआई को उसे हटाने का कोई और प्रोविजन हो, सिर्फ इस बात के कि जब राष्ट्रपति कह देंगे तब आपको हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने हटा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हटा पाएंगे, इसका एक मतलब समझिएगा आप।
भाई बात ये है, मैंने कहा कैक का जो एक छोटा सा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बजट मैंने कल आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, कुछ पार्ट रह गया था उसका, तो वो आज पढ़ा देंगे। बजट का ऑडिट, ये पैसा मैंने आपको दिया, आपको किस काम के लिए दिया? आपने कहा सर मुझे एक पेन खरीदना है, ठीक, और आपने वो पेन नहीं खरीदा हो। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने जो मुझसे पैसा लिया था उसमें क्या क्या आपने खरीदा, कहाँ कहाँ खर्च करा, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि मैं तो एक कलम खरीदूंगा, पेन खरीदूंगा। तो क्या किया जाए, उसका ऑडिट कराया जाए, नहीं कराया जाए? उसका ऑडिट कराया जाए। ऑडिट कौन करेगा? जो 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 स्पेशलिस्ट होगा। आप मुझे तो बता दोगे ना, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं, अकाउंटिंग आती ही नहीं मुझे, फाइनेंस की जानकारी मुझे है नहीं, और आपने लिख के बताया बोले सर ये करा वो करा। तो कोई स्पेशलिस्ट चाहिए जो जनता के उस पैसे का ऑडिट करे जो पार्लियामेंट ने दिया था बजट के जरिए। याद है आपको जो मैंने कल बताया था कि एक रोड बनाने के लिए इतने पैसे मांगे, वो रोड बना है या नहीं बना है? पार्लियामेंट के लोग हो सकता है फाइनेंस के उतने जानकार नहीं हो, क्योंकि क्वालिफिकेशन है क्या इनके पास कि भाई उतना पढ़ा हुआ होगा तब एमपी बनेगा? नहीं है ना। और जब नहीं है तो हो सकता है उसे फाइनेंस की जानकारी नहीं हो। तो हमें तो कोई स्पेशलिस्ट चाहिए ना उसके लिए, जो फाइनेंस और अकाउंट की जानकारी रखता हो। वही तो पकड़ पाएगा भाई, सीए ही तो पकड़ पाएगा या नहीं, कहां कहां चोरी करी है, कहां कहां बेईमानी हुई है। मुझे जानकारी नहीं हो सकती। तो पूरे बजट का ऑडिट करना काम किसका है? कैग का है। और बजट के जरिए पैसा किसका था? लोगों का था। किसके लिए मांगा था इन लोगों ने? लोगों के लिए मांगा था। किस काम के लिए मांगा था? उनका डेवलपमेंट करने के लिए मांगा था। और वो डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं आपका डेवलपमेंट हो रहा हो। एक मिनट रुकते हैं अभी, है नहीं, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा लिंक जोड़ना आप लोगों के थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत सही करके पढ़ा होता एक आध बार तो आपको समझ में आती बात। देखिए मेरी बात समझिए, जब मैं कल आपको बजट पढ़ा रहा था भाई, तो बजट के मैंने दो पार्ट पर पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया मैंने एक्सपेंडिचर, हाँ भाई, पढ़ाया नहीं? हाँ यार, हाँ हाँ, तो करते ही रहो कम से कम। और दूसरा मैंने इनकम बताई थी आपको। क्या बताई थी मैंने? इनकम। थे क्लास में कल? थे आप? क्यों बेटा? तो मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने इसके दो पार्ट करे थे। एक तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और दूसरा बताया था डिमांड फॉर ग्रांट। याद है आपको? डिमांड फॉर ग्रांट। तो यहां तक तो आपको कोई शिकायत होगी ही नहीं, ये बात तो मैं आपको समझ चुका था कि भाई ये वो वाला भाग है जिस पर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती, डिबेट तो कर सकती है, वोटिंग नहीं कर सकती है। तो जितनी है ये 11-12 लोग हैं जिनकी सैलरी पर डिबेट नहीं होगी, ठीक। डिमांड फॉर ग्रांट ये खर्चा था लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ये लोगों ने पैसा मांगा, ठीक। जब हम इनकम में आए थे तो इनकम में मैंने आपको बताया इनकम दो तरह की है, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इंडिया में जो टैक्सेशन है वो दो ही तरह का तो है, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक। तो इनडायरेक्ट का तो बात ही खत्म कर दी इन लोगों ने, सीधा जीएसटी ला दिया। अब आ गया ना, जीएसटी आ गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स अब रहा ही नहीं है जीएसटी के रूप में। एक क्या हो गया? इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया ऑल इंडिया में। जो हमारी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, उसके टू पार्ट हमने करे थे। कितने करे थे? मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं,
डायरेक्ट टैक्स था ये, डायरेक्ट इनकम थी। तो एक तो होती है टैक्सेबल, एक थी नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या है, और मैंने आपको एक लाइन में ये बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है इससे हम बच नहीं सकते, इनडायरेक्ट टैक्स से हम बच सकते थे कि चीज़ों को खरीदारी बंद कर दी जाए, चाय के साथ बिस्किट ना ले, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स से बच सकते, चीज़ों को यूज ना करें। लेकिन डायरेक्ट टैक्स से हम नहीं बच सकते। मान लीजिए अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको अपने इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा, तो आप उससे नहीं बच सकते, वो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्सेबल क्या है, जो टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। नॉन टैक्सेबल क्या है, वो टैक्स नहीं था लेकिन आपने किसी चीज़ों का वायलेंस किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह सुबह आ रहे थे और स्कूटर निकाल लिया घर से और हेलमेट भूल गए, रोक लिया, आ जाओ भाई, हेलमेट कहाँ? बोले सर वो बस जल्दबाजी में। बोले कुछ नहीं, आपके पास टैक्स था क्या वो, लेकिन आपने वायलेंस करा रोड के रूल्स का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कैसा टैक्स हो गया वो? इनकम किसकी हुई? सरकार की हुई नहीं हुई? अगर आपको रसीद मिल गई तो पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के अकाउंट में गया नहीं, तो वो भी एक आमदनी है सरकार की। कोई लाइसेंस फीस, फैक्ट्री लगानी है आपको कहाँ? ईटानगर में, तो ऐसे ही तो आके आप लगा नहीं दोगे, कम से कम आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो लाइसेंस की फीस आपको देनी पड़ेगी। टैक्स नहीं है मत लगाओ, हम कहाँ आपके घर जा रहे हैं क्या? ठीक। सेकंड, आपने सुना होगा कि इस जज साहब ने उस आदमी को 2 साल की सजा भी दी है और क्या लगाया है? जुर्माना भी लगाया है, 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी लगाया। तो जो जुडिशरी द्वारा जो पनिशमेंट लगाए जाते हैं वो भी भारत सरकार की आमदनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कैसा है वो? नॉन टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल तो आपको देना ही पड़ेगा, नॉन टैक्सेबल है वो। कैसा है वो? टैक्स नहीं था लेकिन आपने वायलेंस किया, तो अब आप पर जुर्माना लगा दिया गया, पनिशमेंट लगा दिया गया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। ठीक, तो फिर वो आपको देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो हमारी डायरेक्ट टैक्स में जाता, भारत सरकार की आमदनी। अब टोटल मार के एक लाइन में आपको मुझे जवाब देना है कि ये बताइए पैसा किसका हुआ फिर? टैक्सेबल हुई या नॉन टैक्सेबल या जीएसटी के जरिए इनडायरेक्ट टैक्स? पैसा किसका है? जनता का। किसका पैसा है? टैक्स कौन दे रहा है? लोग दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट किसका होना चाहिए बेटा? पैसा तो अकाउंट में गया सरकार के, तो डेवलपमेंट किसका होना चाहिए? जनता का। लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सरकार अपना डेवलपमेंट करे, ये सरकार के लोग अपना डेवलपमेंट कर ले। बात समझ में आई है? पैसा किसका है? मैं आपको इसलिए यहां लेकर आया हूं कि पैसा मुझे शो करना कि किसका है, लोगों का है। टैक्स किसने दिया? मैंने दिया, आपने दिया। तो हमें रोड अच्छे चाहिए नहीं चाहिए? हॉस्पिटल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए बच्चों के लिए, या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ऐसा ना हो डेवलपमेंट किसका कर रहे हो? आप अपना कर रहे हो। डेवलपमेंट लोगों का होना चाहिए। इसकी जांच कौन करे कि ये पैसा जो आपने मांगा था लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मांगा था और पार्लियामेंट ने जो दे दिया था बजट के जरिए, बजट यही तो है। जब भारत के लोगों के जो लोग बैठे हुए हैं अंदर पार्लियामेंट में, ये किसके आदमी हैं? पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ये किसके आदमी हैं? हमारे आपके आदमी नहीं, लोगों के लोग बैठे हुए नहीं, रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। एक ईटानगर को रिप्रेजेंट तो कोई ना कोई पार्लियामेंट में कर रहा है, एमपी, या नहीं कर रहा? ईटानगर के लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? ईटानगर के एमपी। कहां? पार्लियामेंट में। तो क्या वो अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे कि मेरे ईटानगर में अभी ये प्रॉब्लम है, उसमें ये काम होना चाहिए?
हाँ भाई, बात समझ में आई है? अब इसका पैसा किसका है? लोगों का, जनता का, पीपल्स का, है नहीं? वो प्रियम्बल की पहली लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पढ़ा है नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों में पावर है पूरी। तो भारत के लोगों का जो पैसा मिला है आपको, भारत के लोगों के डेवलपमेंट में लगाया है या नहीं लगाया है, इसकी जांच कौन करे? इसकी जांच करने वाला आदमी कौन है? वो है कैग। क्योंकि पार्लियामेंट के लोग फाइनेंस की उतनी जानकारी नहीं रख सकते। मैंने मांगे रोड बनाने के लिए पैसे, तो कैग इस बात को चेक करेगा कि रोड बना है या नहीं बना है। जिसके लिए आपने पैसा लिया था, वो पैसा आपने रोड में लगाया, कहीं और तो नहीं लगा दिया? ऐसा तो नहीं आपने अपना डेवलपमेंट कर लिया हो, अपनी कोठी बनवा ली हो, अपनी फैक्ट्री लगा ली हो, अपना बिजनेस कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कराया आपने? इस बात की जांच कौन करता है? कैग। ऑडिट कौन करेगा उसका? ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अनलिमिटेड पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन चलिए आपने जो मांगा हमने वो दिया आपको, तो क्या हम आपसे ये भी पूछने का हक नहीं रखते कि वो पैसा खर्च कहाँ करा आपने? रोड बनाने के लिए पैसा मांगा, वो रोड बना या नहीं बना? क्या मैं अपनी बात समझा पाया? ये बात समझ में आ रही है? जनता के पैसे का ऑडिट होना चाहिए। और डेवलपमेंट जनता का होना चाहिए, क्योंकि पैसा किसका है? आपने कहते सुना होगा ना यार, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात अभी आपने सुनी होंगी, है नहीं? तो अब आज पता लग गया पैसा किसका, बाकी जनता का है। ठीक भाई, मैं आगे चलूं तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट तो करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें हटाएंगे नहीं। हटाएगी कौन? पार्लियामेंट। किसके जरिए? रिमूवल के जरिए। वो रिमूवल दिखाऊंगा मैं आपको कैसे चलता है। चलिए इसका टर्म और देखें अब आप। इसका टर्म कई बार पूछा जाता है, खासकर आपके यहां जरूर पूछा जाएगा, टर्म कितना होता है? टर्म का मतलब समझ रहे हो ना, कितने दिन बैठेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई टेंशन तो नहीं है आपको? ये कॉमा लगाया मैंने बीच में, 6 या 65, जो भी पहले हो, मतलब उसे जॉब करते हुए 6 वर्ष हो गए हों या उसकी एज 65 हो जाए, जो भी पहले होगा इसे हटना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पुराने लोगों से पूछ रहा हूं जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, कि प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट कर रहे हैं इसे? आर्टिकल 53 याद रखो, क्योंकि सारे काम किसके थे? प्रेसिडेंट के थे। लेकिन प्रेसिडेंट उतने सारे काम अकेला नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे वो? क्या प्रेसिडेंट के पास फाइनेंस अकाउंट की जानकारी हो सकती है? कोई गारंटी नहीं है। अगर हो भी जाएगी तो क्या उन्हें यही काम है? काम तो उन्हें बहुत सारे हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट है ये उनका, अपॉइंट कर रहे हैं। वो किसके लिए? कि भाई देख, जनता के पैसे का ऑडिट, एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, एक भी पैसा इधर उधर नहीं हो जा। बोले ठीक है सर। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्कैंडल इंडिया में हुए, जैसे कि आपने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम 2010। ये जब स्कैंडल हुए तो विनोद राय उस टाइम कैग थे। उन्होंने कहा ये पैसा वाहियात खर्च हुआ है। आपको पता है 176 लाख करोड़ का स्कैंडल था 2G स्पेक्ट्रम। कन्नी मोरी और राजा उस टाइम ये मिनिस्टर थे, तो इन लोगों ने इसका मिसयूज किया था, इस पैसे को अपने पर्सनली खर्च के लिए यूज करा था। तो विनोद राय ने पकड़ ली थी ये बात कि नहीं, ये तो गलत जगह खर्च हुआ है। भाई पहले 1G था हमारे पास,
डाउनलोडिंग नहीं चल रही थी। कहा भाई धीरे धीरे बढ़ाओ इसे स्पेक्ट्रम को, और कहाँ तक करो, 2G करो। 2G के लिए अलॉट किया गया इतना पैसा। ऐसे आप समझ लिए एक लाइन में, ऐसे समझ में आएगी। इन लोगों ने यहाँ कोई खर्च नहीं करा, खर्च कर लिया अपना पर्सनल इस पैसे को। तो जनता तो फिर 1 GB पे रह रही, 1G पे रह गई, डाउनलोडिंग नहीं हो रही। आज क्या है 5G, सीधा हाथ लगाओ यूं घूमा डाउनलोड। तो हम टैक्स दे रहे हैं तो क्या हमें फैसिलिटीज नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। रोड भी अच्छे चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, हेल्थ भी अच्छी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन भी चाहिए, या नहीं चाहिए? बिल्कुल सारी चीजें चाहिए। इसलिए क्या है कि यहाँ जो भी पहले होगा, तो आर्टिकल 53 याद रखेंगे ना आप। ये किसका सबऑर्डिनेट है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का वो है, लेकिन प्रेसिडेंट इसे हटा नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है, कारण है। चलिए, तो जो भी पहले होगा इन्हें हटना पड़ेगा। रेजिग्नेशन किसे करेंगे? ये प्रेसिडेंट को करेंगे। किसे करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। सैलरी पेंशन अलाउंस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। रेजिग्नेशन किसे करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। सैलरी पेंशन अलाउंस कहां से मिलेंगे? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि पार्लियामेंट इनकी सैलरी पेंशन अलाउंस पर थोड़ी बहुत डिबेट तो कर सकती है, मतलब डिस्कस तो कर सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। कब तक? जब तक ये बैठे हुए हैं। कब तक नहीं घटा सकती वो? नॉट ए सिंगल रुपीज। वोटिंग नहीं हो सकता है इस पार्ट पे, क्योंकि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ये वाला पार्ट होता तो इससे कम किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसे बिना, विदाउट फेयर, विदाउट डर क्या करवाते हैं हम? काम करवाते हैं, डरना नहीं। पकड़ लेना सरकार कोई सी भी हो, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सैलरी नहीं घटा सकते आपकी, आपको हटा नहीं सकते बिना पार्लियामेंट के। ठीक है, प्रधानमंत्री जाके प्रेसिडेंट से कह दे कि इसे हटाओ, नहीं हटा सकते, क्योंकि हटाएगी कौन? पार्लियामेंट हटाएगी। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ पार्लियामेंट कैसे हटाती है। तो आप पहले हमारी बात समझ गए, सैलरी पेंशन अलाउंस कहाँ से आ रहे हैं? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। इसका मतलब डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हो या कोई मिनिस्टर हो, काम कैसे करना है आपको? निडर होकर काम करना है। आपको डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। जनता के एक एक पैसे का हिसाब लगाना है। कहीं अगर फालतू खर्च हुआ है, वाहियात खर्च हुआ है, तो उसे आप बताएंगे। चलें आगे, क्या करेंगे? सैलरी पेंशन अलाउंस कहां से मिलेंगे? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो मैं, अब देखिए इनका रिमूवल कहां चलेगा। हाँ है? टैक्स कैग? नहीं 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 नहीं, कैग बिल्कुल अलग। कैग बिल्कुल अलग होता। कैग तो सिर्फ देखता है खर्चा कहां करोगे बेटा, मांग तो रहे हो आप पैसा। क्योंकि कैग पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है ना, कैग इन्वॉल्व क्यों होगा? कैग पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है ना, कैग इन्वॉल्व नहीं होगा। कैग सिर्फ आपके खर्चे जो आपने किए हैं उनको क्या करेगा? वो उनका ऑडिट करेगा कि वो पैसा कहां कहां आप लोगों ने खर्च किया है या नहीं किया है। और देखिए इसमें एक ये भी शर्त उसके साथ शामिल है कि आपने अगर रोड बनाने के लिए पैसा मांगा है तो आपको वो रोड बना है या नहीं बना है। ऐसा तो नहीं उस पैसे को आपने कहीं और खर्च कर लिया हो। ये भी इस बात को भी ऑडिट करता है कौन? कैग, कि जिस आइटम के लिए पैसा मांगा था उसी आइटम में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है।
समझे भी दोस्तों? अब देखिए इन्हें हटाएंगे कैसे। रेजिग्नेशन देंगे तो ये अगर देना चाहे तो किसे दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही ना अपॉइंट करा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल्स का एक ये लिंक आपको हमेशा याद रखना, जो जिसे अपॉइंट करेगा रेजिग्नेशन भी वो उसे ही देगा। ठीक। अब देखिए जो अगली बात है, इसका रिमूवल देखते हैं। रिमूवल कैसे कैसे होगा? तो एक लाइन में आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट हटाएगी। कौन हटाएगी? पार्लियामेंट हटाएगी। एक लाइन में तो हुआ। एलिगेशन लगेंगे, एलिगेशन लगेंगे तो तब कोई हटाएगा जाएगा। इस बात को बड़े अच्छे से समझना है कि इन्हें हटाया कैसे जाता है। इन पर दो आरोपों के जरिए हटाया जा सकता है और कोई आरोप नहीं लग सकता। दो ही आरोप हो सकते हैं। एक तो आप लिखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस। किसका है? कोड ऑफ कंडक्ट, वायलेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और दूसरा एक एलिगेशन इन पे लग सकता है मिसबिहेवियर का। मिसबिहेवियर, ठीक, मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर। अब देखिए ये आरोप कैसे लगेगा, ये बात समझिए आप। इसे पूरे प्रोसेस को मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि पार्लियामेंट पर कैसे आरोप कितने लग सकते हैं। हटाएगी कौन? पार्लियामेंट। आरोप कितने हो सकते हैं? एलिगेशन दो, और कोई आरोप नहीं लगेगा। अब देखते हैं पार्लियामेंट कैसे चलाती है। ये एलएस है और ये आरएस है। एक लाइन और राइट डाउन करें आप यहाँ कि ये जो रिमूवल है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में चलाया जा सकता है, किसी भी हाउस में आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा में जाए या राज्यसभा में जाए, किसी भी हाउस में चलाया जा सकता है। किसी भी हाउस में चलाया जा सकता है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा में आता है, सबसे पहले कहाँ आता है? लोअर हाउस में आता है, लोकसभा में आता है। तो लोकसभा के कम से कम 1/4 मेंबर, कम से कम टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 मेंबर, ज्यादा से ज्यादा 1/4 मेंबर, और कम से कम 100 मेंबर ये एलिगेशन लगाएंगे। कौन सा? वायलेंस क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का या फिर मिसबिहेवियर का। एलिगेशन दो ही लगेंगे। लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर या मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 मेंबर। क्या आरोप लगाएंगे? ये दोनों वाले एलिगेशन लगाएंगे, मिसबिहेवियर और
वायलेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस का मतलब आप समझिए, ये एक बहुत गागर में सागर बोलते हैं इसे। आपने लाल बत्ती की गाड़ी किसी से को देख कर डराया हो, धमकाया हो, किसी का मकान कब्जा लिया हो, किसी की ज़मीन कब्जा ली हो, किसी को सेक्सुअल हेरासमेंट करा हो, दैट कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। समझ रहे हैं आप हमारी बात? किसी को डराना, धमकाना और उससे कुछ कहलवाना, अगर ये इससे नीचे 99 लोग लगाएंगे तो माना नहीं जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। कितने होने चाहिए? कम से कम 100 और मैक्सिमम उस हाउस के 1/4 मेंबर। कितने हैं उसमें? 543 है ना, तो उसका 1/4, इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। और कम से कम 100। अगर ये आरएस में आता है, ये रिमूवल कैक को हटाने का अगर आरएस में आता है, तो कम से कम 50 मेंबर और मैक्सिमम 1/4 मेंबर ये एलिगेशन लगाएंगे कि साहब इन्होंने ये करा और ये करा है। हाँ भी दोस्तों, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा बोथ हाउस किसी भी हाउस में आ सकता है। क्वेश्चन ये पूछता है वो एग्जामिनर, किस हाउस में आता है, तो वो लिखता है ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी में लिखता है ओनली राज्यसभा, ओनली सी में लगता है बोथ हाउस, और डी में लगता है कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो आप क्या बताएंगे? अब बोथ हाउस किसी भी हाउस में आ सकता है। जैसे कि मनी बिल आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहुंचेगा, यहाँ ऐसा नहीं है। ये कहाँ पहुंचेगा? ये किसी भी हाउस में जाएगा। हाँ भाई, ये बात यहाँ तक आप फिक्स हो गई। ऐसे एलिगेशन कैग पे लगे और लोकसभा स्पीकर को ये बात रिपोर्ट देती गई कि भाई इन लोगों ने ये करा। इधर अगर इधर इन लोगों ने लगाया तो ये किसे देंगे? चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, अब क्या करना चाहिए? क्या इनकी बात मान लेनी चाहिए कि जो आपने आरोप या एलिगेशन हम पे लगाए इनकी बात मान लीजिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इन एलिगेशन को क्या कराया जाएगा? इन्वेस्टिगेट कराया जाएगा। डन। मान लीजिए स्टार्ट कर लें लोकसभा से, कर लें भाई, हम राज्यसभा से भी कर सकते हैं, तो आप टेंशन ना लें। लोकसभा में आया, ये इतने लोगों ने एलिगेशन लगाया या मैक्सिमम जो भी थे। अब जब ये लोकसभा में आया तो लोकसभा स्पीकर ने इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट कराने के लिए, आपके कहने से मैं बात नहीं प्रूफ हो जाती है, तो प्रूफ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए लोकसभा स्पीकर ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इन एलिगेशन को प्रूफ कराने के लिए बोथ हाउस, गुड, वेरी गुड। प्रूफ कराने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। कितने मेंबर होंगे इसमें? 3 मेंबर। जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन होंगे 2 लोग? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक ये एक ये। सीनियर मोस्ट ऑफ
सुप्रीम कोर्ट। हाँ भाई, कौन हो सकते हैं सीनियर मोस्ट? ऊपर के दो, ऊपर के दो, एक सीजीआई हो सकते हैं, एक उससे नीचे वाले। आप समझ लीजिए कितना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और एक कौन होगा? लॉ, प्रख्यात विधिवेत्ता, कहते हैं लॉ ऑफिसर होगा कोई, लॉ ऑफिसर। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, समझ रहे हो ना बात? कमेंट में बताओ। तीनों मेंबर हो गए बेटा, 3 मेंबर हो गए। क्या करेंगे ये इन जो एलिगेशन लगे थे, क्या करेंगे? इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनमें से किसी एक को या दोनों को वो अगर प्रूफ कर देते हैं, और प्रूफ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या का कुछ नहीं होने वाला है। इनमें से किसी एक को या दोनों को उन्होंने प्रूफ करा तो अपनी रिपोर्ट किसे देंगे? ये तीनों लोग लोकसभा स्पीकर को देंगे या नहीं देंगे? क्यों देंगे? क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने ये कमेटी बनाई थी, तो रिपोर्ट किसे देंगे? ये लोकसभा स्पीकर को। अब मान लेते हैं कि इन लोगों ने कोई एक या दोनों प्रूफ कर लिए कि ठीक है सर, बात बिल्कुल सही है, इन्होंने मारपीट करी थी, ठीक है, पड़ोसियों को बहुत गिरा गिरा के मारा था, ठीक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे और लोकसभा स्पीकर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। क्यों दे दी? कि लोकसभा स्पीकर ने वो कमेटी बनाई थी। अगर ये राज्यसभा में होती तो राज्यसभा के चेयरमैन को दी जाती, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन इस कमेटी को बनाता, ठीक, दे दिया गया। अब लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा के लोगों से कहा कि भाई बात बिल्कुल सही है, कैग ने कुछ ना कुछ वायलेंस किया है, ये जांच हमने करा ली, और जांच कराने के बाद ये पाया गया कि इसमें जो कैग है वो कहीं ना कहीं दोषी है। इसलिए हम अपने हाउस से ये निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दिन, मतलब कोई एक दिन डिसाइड करेंगे, उसी दिन तो नहीं हो पाएगी, उस दिन हम इस पे क्या करेंगे? डिबेट करेंगे। क्या करेंगे? हम डिबेट करेंगे। बात हमारी यहां तक समझ में आ गई? यहां से आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट आ गई तो सदन को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी कि ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, इस पर डिबेट और वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी को नहीं ले सकते। ठीक है जी, वो दिन भी आ गया और लोकसभा की उस दिन की कार्यवाही में इस पर बात हुई, डिबेट हुई, आरोप प्रत्यारोप खूब लगे, ठीक। लास्ट में इसे पास करना है, वोटिंग को पास करना है। अब इसे वोटिंग होगी नहीं होगी? या नहीं होगी? होगी यार, क्योंकि हाउस है भाई, वो तो लोग वोट करेंगे ना उसमें कि कितने लोग उसके फेवर में जाएंगे, कितने अनफेवर में जाएंगे। इसलिए इतना लेंदी रखा गया कि कोई भी सरकार मिसयूज ना कर पाए। ये बात समझिए। कैसी पोस्ट कैग की? जनता के पैसे का ध्यान रखने वाले लोग हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि कोई भी यूं बैठे और यूं हटा दे। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लग रहा है आपको ये इतना आसान नहीं है? आज तक सिर्फ एक 1991 में एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, एम रामास्वामी, उनके खिलाफ आया, पास नहीं कर पाए। और अब तो जस्टिस वर्मा का चल रहा, उनके घर में आग लग गई थी, नोट जल गए थे। अभी आप उसका थोड़ा सा अवेयर नहीं है ना, अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं आप, तो उनका चल रहा है अभी। पास होगा नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं है। इतना आसान नहीं है, मतलब इसे पास कराना बहुत मुश्किल काम है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं। आपने कॉमन कॉमन बातें तो राइट डाउन कर ही ली होंगी, मैं बोल रहा हूं तो ठीक। अब क्या है भाई, लोकसभा स्पीकर ने उसे अपने हाउस के सामने रखा और ये बताई कमेटी ने कि भाई बात बिल्कुल सही है, कैग साहब ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। तो जो एलएस है हमारा, अब इस पर डिबेट हो रही है, वोटिंग हो रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं ये, और डिबेट चल रही है।
डिबेट हो गई, तो अब इस पर होगी डिबेट हो गई, तो अब होगी वोटिंग। क्या होगा बेटा? वोटिंग होगा, नहीं होगा? तभी तो पास माना जाएगा। इस पर वोटिंग कैसा होगी? प्रेजेंट प्लस वोटिंग राइट वाले लोग, वोटिंग राइट उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अगर पास हो जाता है। कितने से बेटा? आप लिख लो, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। 2/3 से। यहां समझाऊंगा। आप पहले इतनी सी बात राइट डाउन कर लिए, लिख लिए कि उपस्थित यानी कि प्रेजेंट जिनके पास वोटिंग राइट हो, उसका क्या क्या होना चाहिए? 2/3 से पास होना चाहिए। कितने से होना चाहिए? 2/3 से। अब इस बात को समझिए 2/3 कैसा होगा। ऐसा तो नहीं कुछ सीटें खाली थी आप बाहर से पकड़ लाए लोगों को? कुछ सीटें खाली थी उस दिन, जिस दिन हमने डिक्लेयर करा था कि उस दिन इस पर डिबेट होगी। कुछ सीटें खाली थी आप बाहर से पकड़ लाए लोगों को। तो यहाँ लिखा प्रेजेंट होने चाहिए जिनके पास वोटिंग राइट हो। और वोटिंग राइट किसके पास है? जो उसका मेंबर है। जो उसका मेंबर है, वोटिंग राइट किसके पास है? उसके पास तो हो सकता है। कोई बात नहीं जी। अब इस बात को समझिए कैसे कि 2/3 से। मान लीजिए उसमें 543 लोग है नहीं? इसका 50% क्या होता है? 274। कल से बता रहा हूं मैं आपको। +1 होना चाहिए है नहीं? इसका 2/3 का मतलब साफ ये है कि 2/3 कैसा होना चाहिए? जो इसके 50% से कम ना हो। मान लीजिए 400 आदमी बैठे थे, ये मान ले। इसका 2/3 कितना होता है? अरे एक काम कर लेते हैं, सुनो, 300 रख लेते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा। अन्य आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कैलकुलेशन में दिक्कत है। 300 लोग बैठे हुए थे, तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका? ये 100 हो गया, और ये 100 इंटू 2, तो क्या होगा? 200 हो गया। हो गया भाई? आप पहले हमारी यहाँ तक बात समझ गए सारे लोग? 200 हो गया। 200 इसके टोटल का कितना होता है? 50%। तो ये बिल पास नहीं हुआ। कितने लोग प्रेजेंट थे? 300। 2/3 से पास कराया तो कितने लोग पास करेंगे इसे? 200। हो गया ना कैलकुलेशन निकाल के? लेकिन टोटल स्ट्रेंथ का 50% से कम रह गया, इसलिए पास नहीं होगा। टोटल स्ट्रेंथ का 50% जरूर होना चाहिए। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आप हमारी बात समझ रहे हैं पूरी? कमेंट में बताएं प्लीज। क्या मैं दोबारा समझाऊं? मैं समझ रहा हूं कि आप इस बात को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सुनिए, टोटल स्ट्रेंथ जो लोअर हाउस की है 543 की है, इसका 50% कितना होता है? 274 होता है? नहीं होता है। अब जिस दिन कैग के का रिमूवल चल रहा था, कहां? लोकसभा में, तो ये तो उसके साथ साथ था कि प्रेजेंट वोटिंग राइट का कितना होना चाहिए? 2/3। और 2/3 किसका? टोटल स्ट्रेंथ का, जो 50% से कम ना हो टोटल स्ट्रेंथ के।
आदमी कितने बैठे बेटा? 300। 2/3 कितना हो गया उसका? 200 हो गया नहीं? 28 हो गया, तो 50% से तो कम रह गया उसके टोटल का, तो बिल पास नहीं हुआ। इसलिए बहुत आसान नहीं है इस बिल को पास करना। दिमाग लगा लो थोड़ी देर, पानी वानी पी के मेरी बात को समझ लो। है? नहीं नहीं, 3 मेंबर की कमेटी इस बात की जांच करने के लिए बनाई कि वो प्रूफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए ऐसा क्यों किया हमने, मान लीजिए हम सीधा बिल लेके आ जाते कि नहीं भाई आपने आरोप जो है मान लेते आपके आरोपों को, और पता चला वो आरोप गलत ही थे, प्रूफ नहीं होते, तो एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे आदमी के पास जो एलिगेशन लग जाता उसे माफ करता भारत, इंडिया के लोग, जिसे जिसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला हो उस पर आरोप लगा रहे हो आप। हाउस में आएगा नहीं, हाउस में बुलाया नहीं जाएगा। तो 3 मेंबर की कमेटी सिर्फ हमने इस बात की जांच करने के लिए बनाई थी कि भाई ये बात सच है या नहीं है, जो आरोप लगाए हैं आप लोगों ने। आरोप लगाने के लिए कम से कम 100 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम 1/4 मेंबर चाहिए। अभी तो भाई साहब आरोप लगे हैं, वो सिद्ध हुए, प्रूफ हुए, उस 3 मेंबर की कमेटी ने प्रूफ कराए कि हाँ ठीक है ये एलिगेशन, अब इन्हें हटाना चाहिए, आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। अब वो प्रोसीजर नहीं था, लेकिन वो स्टार्टिंग का मामला है। स्टार्टिंग का मामला है। आप हमारी बात समझ गए पूरी तरीके से? मैं मान लूं कि आप मेरी बात समझ गए, क्या मैं आगे चलूं? ये बात मेरी पूरी समझ गए? क्योंकि ये प्रूफ करना क्या है, कम से कम इतने जरूर चाहिए। मान लीजिए अब 400 आदमी बैठाते हैं एक बार को, हम मान लीजिए 400 बैठा लेते हैं, मानोगे नहीं आप, नहीं 400 से भी ऊपर बैठा लेते हैं। ये 2 है भाई, अब देख लो हो गया, कितने हो गए? पास हो गया नहीं हो गया? क्योंकि 274 से ऊपर निकल गया नहीं निकल गया? अब होगा ये पास। अब समझ गए आप हमारी बात जो हम कहना चाह रहे थे? हो गया नहीं भाई बुची? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। इतने लोग बैठ गए आके, तो इसका कितना हो जाता है जो इससे ऊपर निकल गया? कम से कम ये तो चाहिए। इससे पहले इस बिल को हम मानेंगे नहीं, रिमूवल को मानेंगे नहीं। इसलिए अब आप हमारी बात समझें, किसी एक सरकार को, किसी एक पार्टी की सरकार को इतनी सीटें मिलना, बस वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बाद किसी को मिली नहीं है। तो भाई इन्हें पास करना वो इतना आसान नहीं है। और आसान क्यों बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको बता दिया कि पैसा किसका है, लोगों का है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। भाई एग्जीक्यूटिव में एक आदत हो सकती है कि पैसे को वो इधर उधर खर्च कर दे, और खर्च करने के बाद पता तो होता ही है। मान लीजिए उस टाइम जब मनमोहन जी पीएम थे, तो ऐसा तो उन्हें ऐसी की जानकारी थोड़ी है, उन्हें पता नहीं थी कि स्कैंडल हुआ, घोटाला कर लिया लोगों ने, सब पता। फॉर एग्जाम्पल अपने जो पेरेंट्स हैं, वो अलग बात है कि हमारी आपकी बातों को इग्नोर करते हो, लेकिन सच तो वो भी जानते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। इग्नोर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बालक है, कभी कभी कोई बात कह भी देते हैं कि आप, हमें नहीं समझ में आ रही आप क्या कर रहे हो, इतना ही इशारा बहुत होता है उनका, हमारी समझ में नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अब कॉलिशन गवर्नमेंट थी तो कुछ कह नहीं पाए मनमोहन जी। हाँ भाई मैं मान लूं कि लोकसभा से पास हो गया, टोटल के इससे ज्यादा हो गया नहीं हो गया, तो ये पास मान लिया गया। मतलब इतने पे भी हम पास मान लेंगे, इससे नीचे पे नहीं मानेंगे। 50% से अधिक होना चाहिए, परसेंट भी हो
2/3 भी हो, वोटिंग राइट भी उनके पास हो, और कम से कम इतना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब राज्यसभा की तरफ चलते हैं। लोकसभा से पास हो गया ऐसा मान लेते हैं, इतनी उसे मेजोरिटी मिल गई, ठीक। अब हम जब राज्यसभा की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं बेटा? आरएस में, है नहीं? आरएस क्या काम करेगी? बिल जाएगा नहीं। आरएस क्या करेगी? आरएस इसे 2/3 से पास करेगी। आरएस इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगी, जांच हो चुकी है। अब सेकंड हाउस उन जो एलिगेशन लगे थे उनकी जांच नहीं कराएगी। तीन मेंबर की जो कमेटी है वो जांच कर रही है, किनकी? जो एलिगेशन लगे थे ना एलिगेशन। कितने एलिगेशन लग सकते हैं? 2, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस एंड मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब क्या है वो मैंने आपको नहीं समझाया था, मैं समझा रहा हूं, मुझे अभी याद आया। मान लीजिए मेंटली या फिजिकली काम करने में सक्षम नहीं रहा, पूरी बॉडी पैरालिसिस हो गई, दिमाग काम कर रहा है, कह रहे हैं भैया रेजिग्नेशन कर दो, बोले नहीं करेंगे। तब 2 आदमी उठा के चेयर पर बैठा रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठा रहे हैं, फिर चेयर पर बैठा रहे हैं, काम करने में अब वो यह है, ऐसे आदमी को नहीं कर पाना चाहिए। रेजिग्नेशन दे नहीं रहे तो क्या करें, हम हटा देते हैं। समझ गए आप मिसबिहेवियर का मतलब? काम करने में मेंटली या फिजिकली सक्षम ना रहा हो, तो फिर ऐसे आदमी को चलिए भी ऑनलाइन वालों, क्या होगा बेटा इसमें? अब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जांच हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है कि आप दोषी हैं। ये प्रूफ हो चुका है, किसने कर दिया? 3 मेंबर की कमेटी ने प्रूफ कर दिया था। तो अब अपर जो सेकंड हाउस है वो इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा, सीधा क्या काम करेगा? प्रेजेंट प्लस वोटिंग राइट, ठीक, और किसका क्या? 2/3। इसका कैसे कैसे पास होगा बेटा? 2/3 से कैसे पास होगा? जैसे लोकसभा में हुआ। कितनी है टोटल स्ट्रेंथ? 245 लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, बैठे भाई। तो 245 का क्या होगा? इसका 50% कितना होगा? 125 मान लो, 123 24, 1 2 3 मान लेते हैं, है नहीं? प्लस होना चाहिए। मान लीजिए जिस दिन ये चल रहा था उस दिन उसके जो है 200 आदमी आए, 2/3 से अगर हम देखेंगे तो कितना होगा? कितना होगा भाई? 6 2 6, ये कितना हो जाएगा भाई? 65 मान लेते हैं इंटू 2, ठीक है, पास हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, पास हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ भाई, अब सुनिए, दोनों हाउस ने पास कर दिया। अब ऐसे नहीं लोकसभा ने पास करा हो, राज्यसभा ने पास ही नहीं करा हो और उसे हटा देंगे, नहीं, दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। जब ये दोनों हाउस पास कर देते हैं तो ये रेजिग्नेशन करो या नहीं करो, और सीधा ये कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे। ये बिल जो रिमूवल है ये पास होगा, कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर इस पर अपने साइन कर देते हैं
तो कैग रेजिग्नेशन दो या नहीं दो, वो आज के बाद हमारा कैग नहीं है। जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन होगा उस दिन के बाद वो हमारा कैग नहीं है। ऐसे ही हम इलेक्शन कमीशन को हटाते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऐसे ही हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाते हैं, और कोई तरीका नहीं है। यहां एक लाइन में लिखा रहा हुआ रहता है कि कैग को भी वैसे ही हटाते हैं जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। तो 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो कैग हो गया, एक इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए। इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है वो ये बिल्कुल सेम है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर को हटाने का तरीका अलग है, तो वो मैं जब वहाँ आऊँगा तो मैं वहाँ पढ़ाऊँगा आपको, वहाँ पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ। रिमूवल हो गया भाई, हटाया किसने? पार्लियामेंट ने। अपॉइंट किसने करा? किसने करा? प्रेसिडेंट ने। टर्म कितना रहा? 6 या 65। रेजिग्नेशन ये अपने आप दे तो किसे देंगे? सैलरी पेंशन कहां से मिल रही है? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। यानी कि अब इन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। और हटाने का प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया, इतना लेंदी है कि हटना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खासकर ऐसी कॉलिशन की सरकारों में, जो कॉलिशन गवर्नमेंट आ रही, गठबंधन की सरकारें आ रही हैं, एक मामला मेजोरिटी लेके चल रही है, सुपर मेजोरिटी किसी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को ही हटाना पड़ता है। इसे भारत के पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे वो भारत के लोग तो बैठे, तो उन्हें पूरे को हटाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, 1991 में जब ये आया था, आज तक हमने हटाया नहीं बेटा किसी को। ये एक अच्छी बात है या नहीं है? ये अच्छी बात है। लेकिन जब 1991 में लाए एम रामास्वामी के खिलाफ, तो कांग्रेस बाइकआउट कर गई, सदन से पास ही नहीं हुआ। कुछ नहीं, वो बैठा रहेगा। अब देखिए, गलत और सही की बात हम बताते हैं आपको। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जितने लोग, कांस्टेबल से अगर कुछ बोल देते हो, या वो कहीं से आपसे रिश्वत की बात, करप्शन की बात करता है, या कुछ लाभ इतने पैसे थे, तो आप उसे दे देते हो अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन सच दूसरा होता है, वो पैसा उसके पास ही नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। तो लिंक है मामला एक दूसरे से। समझे भाई? ऑनलाइन वालों भाई बताएं प्लीज, बात समझ में आ रही है? क्या मैं अपनी बात समझा पाया? रिमूवल हो गया, पूरे प्रोसेस हो गया, तो सीधे फंक्शन पे आ जाएं। इसके आ जाएं भाई, सीधे फंक्शन पे आए। नहीं आए? कई बार एक क्वेश्चन वो ये पूछ लेता है कि जो कैग को हटाने के या इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए जो कमेटी बनाते हैं, वो 3 मेंबर की कमेटी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो ये याद रखना है आपको, कभी आप भूल जाओ। समझ रहे हो ना? 2 सीनियर मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज प्लस 1 लॉ ऑफिसर। ठीक, और सुनिए, हैं? हाँ सेम है। मैंने कहा रिमूवल के जो कितने कितने लोगों का सेम है? इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का, कैग का, बस। बाकी मैंने आपको अभी जो आर्टिकल 76 पढ़ाया, मैंने कहा उसके लिए कोई रिमूवल चला ही नहीं, क्योंकि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम कर रहा था वो। और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करने का मतलब है कि उसे हटाने का और कोई प्रोसेस है ही नहीं सिवाय प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट फोन करेंगे, कहाँ हो भाई? बोले सर ऑफिस में। बोले अभी अभी आप अपनी फाइल वाइल लेके वहाँ पहुँचे, बात खत्म हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि नई सरकारें जब बन के आती हैं,
तो नई सरकारें आप देखेंगे कि दो पोस्टें हमेशा अपना सामान पैक करने शुरू कर देती हैं, एक तो एजीआई और एक गवर्नर ऑफ स्टेट, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया ये दूसरी सरकार हमें क्यों बर्दाश्त करेगी, तो वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई सब चले हम तो। आप पहले हमारी बात पूरी समझ रहे हैं। बाकी आदमी कहीं नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये हटा नहीं पाएंगे। बाकी आदमी कहीं नहीं जाते। तो चलिए भाई मैं इसके फंक्शन पे बात करता हूं। तो इसके जो फंक्शन है, पहला काम क्या है, बजट का क्या करना, ऑडिट करना, पहला काम। दूसरा काम, और सुनिए कैग एक ही है हमारे पास। कैग कितने हैं हमारे पास, एक ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट का ऑडिट करता है और स्टेटों का भी करता है। स्टेट के पास अपना वो नहीं है कैग। वो अलग बात है कि हमने म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के लिए अलग दे रखा है, ऐसा प्रोविजन हमने कर रखा है। लेकिन जो ऑल इंडिया लेवल का कैग है वो कौन है, सिर्फ एक ही है। स्टेट के बजट का भी ऑडिट करेगा और सेंटर के बजट का भी ऑडिट करेगा। हो गई बात भाई, सेंटर स्टेट के। चलिए दूसरा काम, सेंटर का ऑडिट करेगा, सेंटर के अकाउंटों का ऑडिट करेगा, ठीक। थर्ड, स्टेट के अकाउंट भी बनाएगा और उनका ऑडिट भी करेगा। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट भी बनाएगा और उनका ऑडिट भी करेगा। स्टेट का अकाउंट भी बनाएगा, अकाउंटिंग भी करेगा एंड ऑडिट भी करेगा। अकाउंट भी बनाएगा और ऑडिट भी करेगा, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट भी बनाता है और उनका ऑडिट भी करता है। थर्ड काम, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, मुझे नहीं जानकारी। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, अभी तो 1 मिनट बाकी है यार, अभी 1 मिनट बाकी है। देखो कंसोलिडेटेड फंड, देखिए एक लाइन में समझ लीजिए, लिखना अपने मर्जी से, आपको जो भी लिखना है। कंसोलिडेटेड फंड से किए गए खर्च का ऑडिट करना, जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकला है उसका ऑडिट करना। कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा निकला है उसका ऑडिट करना। बजट ही निकाल सकता है और कोई नहीं। चलिए ठीक है, फिर कल बाकी अभी और काम रह गया, इसमें काम रह गया इसके, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो।